In today's video, we are going to discuss important features of academic writing. So let's proceed. Academic writing को हम scholarly writing भी कहते हैं, जो कि help करती है scholars को, writers को, ताकि वो अपने ideas जो हैं वो effectively present कर सकें, research को analyze कर सकें, अपना एक effective argument जो है वो construct कर सकें. अब जो academic writing है उसका style है वो एक simple writing से बहुत different होता है. इट इज़ सीरियस इन टोन, ये कम्प्लेक्स होती है, ऑब्जेक्टिव होती है. इसका मतलब ये है कि इसमें हम सब्जेक्टिविटी नहीं लाते, हम अपनी जो राइटर जो है वो बायस नहीं होता. देन इट इज़ क्लियर एंड टू द पॉइंट होती है. इसके अलावा हम इसमें अथेंटिक जो एविडेंसेस होते हैं वो यूज़ करते हैं. हम एविडेंस की बेस के ऊपर जो है वो बात करते हैं. ऑलराइट, अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग. सो सबसे पहले हमारे पास प्रिसिजन. अब जो इफेक्टिव एकेडमिक राइटिंग होती है उसके अंदर किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए, किसी भी चीज़ का अगर आप हवाला दे रहे हैं तो उसके लिए बेटर ये है कि आप फिगर्स को यूज़ करें, आप डेट्स को यूज़ करें. जिस तरह से आप देखिए ये इम्प्रॉपर वर्ड कॉम्बिनेशन हैं या एक्सप्रेशन है, जैसे कि समवन सेड दैट या अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट. इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं वो एकेडमिक राइटिंग के अंदर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री जो है वो नहीं समझे जाते. सो इससे बेटर है कि आप प्रॉपर फिगर्स यूज़ कर लें या डेट्स यूज़ कर लें, कब बात हुई. ऑलराइट, लाइक जैसे हम कह सकते हैं 35,000, हम कह सकते हैं या 85% ऑफ पीपल, या 1987 माइल्स है, या अगर आप किसी की बात कर रहे हैं, देन ईयर 2013 के अंदर ये बात हुई. सो बेटर ये है कि जब आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हम स्पेसिफिक फिगर्स को या डेट्स को यूज़ करें. और जब आप फिगर्स को या डेट्स को यूज़ करते हैं तो वो एकेडमिक कॉन्टेंट के लिए जो है वो एक्यूरेट रहता है. हम ये एग्जाम्पल देख सकते हैं. द बायोलॉजिस्ट हैड ट्राई टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूलर ग्रोथ फॉर द प्रीवियस 8 years. उन्होंने प्रॉपर जो है वो एक हमें फिगर दिया कि 8 years से जो है ना ये हो रहा है. सेकेंड है हमारे पास फॉर्मेलिटी. जब हम एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें जो इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं उनको जो है वो अवॉइड करना चाहिए. जैसे हम कहते हैं ना लॉट्स ऑफ स्टफ, सॉर्ट ऑफ, हम डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे कि पुट ऑफ, हैंग आउट, बाइट योर टंग. इस तरह की फ्रेजेस या इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो हमें एकेडमिक राइटिंग के अंदर जो है वो अवॉइड करने चाहिए. सो अगर आपने अच्छे जो हैं वो रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हों या अच्छी जो हैं वो बुक्स पढ़ी हों, उसमें आप देखेंगे कि इस तरह के इनफॉर्मल एक्सप्रेशन जो हैं वो यूज़ नहीं किए जाते. सो यू शुड रियलाइज एट द प्रीवियसली मैंशन, जो मैंने चीज़ें अभी आपको मैंशन की हैं, आर नॉट सूटेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट. सो एकेडमिक राइटिंग के अंदर जो है इस तरह के जो एक्सप्रेशन हैं वो सूटेबल नहीं है. थर्ड है हमारा एक्यूरेसी. बीइंग क्लियर इन द यूटिलाइजेशन ऑफ वोकैबुलरी. वोकैबुलरी को जब यूटिलाइज आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपने अपने माइंड में चीज़ें रखनी है. जैसे देखिए जो रेगुलर डिस्कशन जब हम करते हैं तो उसमें कैश है, मनी है, एसेट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत से वर्ड्स हैं. हम जो है ना उनको जो है इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, मतलब एक ही सेंस में हम उनको कंसीडर करते हैं. लेकिन जब हम एकेडमिक राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमें इसका जो है ना वो बहुत ध्यान रखना चाहिए. बिकॉज हमें लिखते वक्त इस चीज़ को अपने माइंड में रखना चाहिए कि हम सिनोनिम तो यूज़ कर रहे हैं, आया ये जो पर्टिकुलर सिनोनिम है मेरी एकेडमिक राइटिंग या उस पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से सूटेबल है या नहीं है. क्योंकि जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका अपनी एक पर्टिकुलर सेंस होती है, अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है. सो हम जो है वो एक वर्ड का जो है वो नया वर्ड देने के लिए हम सिर्फ सिनोनिम जो है वो चेंज नहीं कर सकते. सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब आप वर्ड जो है उसका जो है वो सिनोनिम लिख रहे हैं तो उसमें देखें कि वो उसकी सेंस जो है आपके पेपर के अंदर या आपके पैराग्राफ के अंदर या आपके सेंटेंस के अंदर जो है वो सूटेबल है या नहीं है. देन हमारे पास है स्ट्रक्चर. एकेडमिक राइटिंग के अंदर जो है ना वो एक प्रिसाइज स्ट्रक्चर वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि रीडर जो है वो फॉलो कर सके आर्ग्यूमेंट को एज एग्जैक्टली एज पॉसिबल. इसका मतलब यह है कि देखें जो एकेडमिक राइटिंग का जो एक सूटेबल स्ट्रक्चर वो ये होता है कि इंट्रोडक्शन हो, फिर पैराग्राफ्स हो, फिर कंक्लूजन हो. अब इंट्रोडक्शन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट हो सकती है. अब पैराग्राफ के जो स्टार्टिंग के अंदर एक टॉपिक सेंटेंस हो सकता है, उसके बाद उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स हो सकती हैं, एंड देन आप रूल फॉलो करते हैं 1 पैराग्राफ 1 आइडिया, एंड लास्टली जो है वो कंक्लूजन होना चाहिए. अब कंक्लूजन जो है वो आपका सूटेबल होना चाहिए, जो कि आपके इंट्रोडक्शन को और आपकी बॉडी जो है उसको जस्टिफाई कर रहा हो. ऑलराइट, इसके लिए मैंने टॉपिक सेंटेंस के ऊपर जो वीडियो बना रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं. ऑब्जेक्टिविटी. जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं इसका मतलब यह है कि जो हमें आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है उसके बारे में हमारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन
rather than कि what you assume or what we assume about the issue. आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक इशू है, कोई भी इशू है, कोई आप सिंपली अपने माइंड में कोई इशू सोच लें, आप उसके बारे में क्या जानते हैं, इससे बेटर ये है कि क्या सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उस चीज़ के बारे में, उस इशू के बारे में. अब जो एवेल्यूएटर्स होते हैं वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते कि व्हाट द स्टूडेंट क्या सपोज कर रहा है. इंस्टेड वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि स्टूडेंट ने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितना पढ़ा है और वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को वो मतलब किस तरह से सपोर्ट कर रहा है. ऑब्वियसली जब जब जो स्टूडेंट होगा उसने उस पर्टिकुलर जो है वो आर्ग्यूमेंट के बारे में ज़्यादा पढ़ा होगा, तो वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को जो है वो प्रॉपर एविडेंस के साथ जो है वो सपोर्ट कर सकेगा और फिर इसी तरह से जो है वो एक एक्सीलेंट कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकेगा. So, if you have to compose an academic paper, don't think about appealing to the reader's feeling. So, अगर आप एक academic paper compose कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, so readers की feeling को appeal करने के बारे में ना सोचें, ना ही आप इस तरह के words use करें जैसे कि I, me and my opinion. All right? Hedging. Hedging ये होता है कि एक राइटर जो होता है वो किस तरह से सर्टेनिटी को या अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जब राइटर किसी क्लेम के बारे में जो है वो श्योर नहीं होता, देन उसको जो है वो किस तरह से एक्सप्रेशंस यूज करने चाहिए. सो हेजिंग जो है वो एक समहाउ एक क्रिटिकल फीचर है जिसको इंटरप्रेट किया जा सके. अब देखिए, जब एकेडमिक राइटिंग के अंदर अगर आप किसी पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के बारे में या किसी क्लेम के बारे में श्योर नहीं है, सो आपको जो है ना वो कॉन्शियस होना चाहिए और कोई भी एक सॉलिड क्लेम नहीं मतलब बना देना चाहिए, क्रिएट कर देना चाहिए. लाइक आप कहें कि ओके इट प्रूव्स दैट, मतलब आप प्रॉपरली श्योर नहीं है, बेशक आपका आइडिया ठीक है या आपका आर्ग्यूमेंट ठीक है, लेकिन यू आर नॉट वेरी मच श्योर, तो आपको चाहिए कि इस तरह के सॉलिड जो क्लेम्स हैं उनको अवॉइड करें. दैट इट प्रूव्स दैट. इंस्टेड आप यूज कर सकते हैं इट सजेस्ट, या आप कह सकते हैं इट कुड इंडिकेट दैट परहैप्स. सो आप जो है वो इस तरह से जो है वो स्टेटमेंट्स दे सकते हैं रादर देन सॉलिड क्लेम्स. देन हमारे पास है कम्प्लेक्सिटी. सो जब हम डेली कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं तो एकेडमिक राइटिंग जो है ना वो उससे डिफरेंट है. यू विल श्योरली नोटिस दैट द कॉम्पोजिशन इज मोर कॉम्पोजिट. कॉम्पोजिशन जो है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ये सोफिस्टिकेटेड फॉर्म होती है. इसके अंदर जो है वो हम लोग डिफरेंट जो है वो फीचर्स यूज़ करते हैं जो कि स्पोकन लैंग्वेज के अंदर हम नहीं यूज़ करते. सो कम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास एकेडमिक राइटिंग के अंदर होती है. ये सीरियस टोन होती है, सच एज इफ यू वांट टू से योर फ्रेंड एनीथिंग लाइक टेररिज्म हैज चेंज वंस पीसफुल यूएस सिटीज. ये आपने अगर अपने फ्रेंड को कहना है, लेकिन ये तो सिंपल हो गया. लेकिन जब आप एकेडमिक राइटिंग की बात करेंगे तो ये थोड़ा इस तरह से लगेगा. द सिटीज इन द यूएस हैड वंस बीन पीसफुल बट दे ऑल्टर्ड व्हेन पीपल बिकेम ब्रूटल. सो आपको जो है ना वो एक्सप्रेशंस यूज करने पड़ते हैं, इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स लिखना पड़ता है बिकॉज ये सीरियस इन टोन होती है, ये सिंपल राइटिंग से या स्पोकन लैंग्वेज से जो है वो डिफरेंट होती है. ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट